Hello dear students, let us start today salt analysis chapter which is very important for JEE Advanced. Okay, so salt analysis chapter में हमको सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस इसको हम कहते हैं विच इज़ अ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चैप्टर जो हमको आपको 12th में एज प्रैक्टिकल करना पड़ता है और यही चैप्टर थ्योरी में हमको भी दिया गया है. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पे बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं इन जेईई एडवांस्ड. ओके, सो हम इस चैप्टर पे कमांड करेंगे. बहुत इजी चैप्टर है, नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, सो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में इसको पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम लैब में इन प्रैक्टिकल्स को कर रहे हैं. ओके, सो सॉल्ट एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट, तो एज यू ऑल नो कि एक सॉल्ट कैसे बनता है. एक कॉमन सॉल्ट जो हम सभी जानते हैं दैट इज व्हाट, NaCl. अब NaCl का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो HCl और NaOH, HCl which is acid, right, and NaOH which is base, ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर. अब ये जो सॉल्ट बना है इस सॉल्ट में ये क्या पार्ट प्रेजेंट है, कैटायन Na प्लस, एंड दिस इज एनायन पार्ट Cl माइनस. क्या आप देख रहे हैं कि ये कैटायन कहाँ से आया है, दिस कैटायन कम्स फ्रॉम बेस. कहाँ से आया है ये, बेस से. सो इट इज नोन एज बेसिक रेडिकल. ओके, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल. एंड दिस एनायन Cl माइनस कम्स फ्रॉम विच पार्ट, एसिड. ओके, सो दिस is known as, this Cl minus is known as what, acidic radical. तो इसका मतलब हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक सॉल्ट बेसिक और एसिडिक रेडिकल से मिलकर बना हुआ है और यही हमको एनालाइज करना है. हमें जो अननोन सॉल्ट मिक्सचर दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं और कौन से एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. और थ्योरी क्वेश्चंस में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स तो कर नहीं सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस में उनकी प्रॉपर्टीज से उनको जज करना है और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको जो है हमें कंफर्म करना है जस्ट बाय इमेजिनेशन, जस्ट बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. आप देखिए, अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं H3PO4 और बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तब भी क्या बनेगा, ये क्या है, एसिड, और बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है. तो रिएक्ट करके क्या बन रहा है, बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस. ओके, एंड प्लस वाटर. सो यहाँ पर ये बेरियम क्या है, कैटायन, Ba+2 कैटायन. दिस Ba+2 कैटायन कम्स फ्रॉम व्हाट, दिस बेस. ये इस बेस से आया है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बेसिक रेडिकल. ठीक है, और फॉस्फेट एनायन ये जो आया है ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है, फॉस्फेट एनायन किस पार्ट से आया है, एसिड से आया है. सो इट इज नोन एज एसिडिक रेडिकल. ओके, तो ये एक सॉल्ट है. आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एक अननोन सॉल्ट है, एक कलरलेस सॉल्ट है. कलर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कलरलेस सॉल्ट है और उसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दी हुई है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज कैटायन, विच इज व्हाट टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट. तो वो इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे. नाउ सी हाउ दीज बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स हैव बीन क्लासिफाइड. किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है. तो सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम बेसिक रेडिकल्स पे चलेंगे. अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल पॉइंट बता दूं कि इन सभी रेडिकल्स को, एसिडिक रेडिकल्स को और बेसिक रेडिकल्स को लैब में सबसे पहले हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट. ठीक है, दे आर आइडेंटिफाइड बाय ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट. सो ड्राई हीटिंग टेस्ट, ड्राई टेस्ट में क्या आएगा, ड्राई हीटिंग टेस्ट, क्योंकि ये सॉल्ट हम लेंगे, टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और उसको हीट करते हैं सिंपली, एंड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग सम गैसियस प्रोडक्ट तो हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एनायन
प्रेजेंट हो सकता है। एंड सेम विद बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स में गैसियस प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, बट बेसिक रेडिकल्स के लिए हम जो है बेसिक बोरेक्स बीट टेस्ट लगा सकते हैं, फ्लेम कलर टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर बोरेक्स बीट टेस्ट, फ्लेम कलर टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, इनका पार्ट मैं अभी इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम ये ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। हमने पी ब्लॉक में ही अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कैसे बोरेक्स बीट टेस्ट यूज होता है ट्रांजिशन मेटल कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एस ब्लॉक में फ्लेम कलर टेस्ट आपको मालूम है। फ्लेम कलर टेस्ट एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्पेसिफिकली देते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। और वहां पर फ्लेम में जो कलर चेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, उससे हम एस ब्लॉक की मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्टली कहाँ चलेंगे, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो देखिए, अब एसिडिक रेडिकल्स का सबसे पहले बहुत आराम से क्लासिफिकेशन समझो, और ये बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हम निकालने वाले हैं जहां से वो एग्जामिनर हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के देता है, डिजाइन करता है। ठीक है, सो एसिडिक रेडिकल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, क्लास ए रेडिकल्स एंड क्लास बी रेडिकल्स। ठीक है, क्लास ए रेडिकल्स, क्लास ए रेडिकल्स क्या होंगे, which give volatile products with dilute HCl or dilute with HCl H2SO4। ओके, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड वो हम अभी इसमें डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो क्लास ए में हमने उन रेडिकल्स को यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है जो HCl और H2SO4 ऐड करने पर, समझ रहे हैं क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है और HCl या H2SO4 हम उसमें थोड़ा 2 ml 3 ml ऐड करेंगे। और इफ कुछ उसमें हमको ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ हमें वॉलेटाइल गैसियस प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते हुए नजर आते हैं, कुछ नजर भी आएंगे कुछ नजर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ गैसेस कलर्ड होती हैं, NO2 ब्रोमीन कलर्ड गैसेस हैं, CO2 कलरलेस है, राइट, HCl के वेपर्स कलरलेस हैं। तो वहां और भी तरीके हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हाँ हमारे पास वो मेथड्स हैं कि हम यहाँ पर जब एसिड ऐड कर रहे हैं उस सॉल्ट में, और एसिड सॉल्ट में ऐड करने पर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट यहाँ पर डेफिनेटली इवॉल्व हो रहा है और वो इवॉल्व होगा, हम उसे कंफर्म कर सकते हैं इजिली। तो हम कहेंगे कि ये सारे रेडिकल्स क्या है, क्लास ए में आते हैं। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं, सपोज हमने HCl H2SO4 ऐड किया और कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं हो रहा है, कोई गैसेस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उधर, तो समझ जाइए कि क्लास ए के सभी रेडिकल्स आपके उस अननोन मिक्सचर में एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो क्लास ए को भी डिवाइड किया गया है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 रेडिकल्स में हम डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 इसका ग्रुप रिएजेंट लेते हैं। क्या है ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। सो हमको सबसे पहले ग्रुप 1 के रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो दे आर प्रेजेंट और नॉट इन द गिवन अननोन मिक्सचर। सो यहाँ पर वो देखते हैं कौन कौन से रेडिकल्स हैं। देखिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, HCO3-, ओके, सल्फाइट, SO3-, HSO3-, S2-, sulfide ion is also there, and thiosulfate ion, S2O32-, hypo, सोडियम थायोसल्फेट का एनायन पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, आप सभी जानते हैं। हाइपो Na2S2O3.5H2O, उसका एनायन भी इसी ग्रुप में आता है। ओके, एंड नाइट्राइट, NO2-, as well as a very simple acidic radical is present, that is acetate ion। कौन सा आयन है, एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये सारे रेडिकल्स किस में आएंगे, ग्रुप 1 में। इट मीन्स if we add dilute HCl, dilute H2SO4 and these radicals if they are present, they will produce some volatile gaseous products, which indicates us that this group radicals may be present. Okay, group 2 radicals, next group 2 आता है। अभी ग्रुप 2 अभी हम क्या देख रहे हैं,
क्लास ए का ग्रुप 2। क्लास ए रेडिकल्स क्या थे? जो एसिड ऐड करने पे वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स अवश्य ही इवॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इवॉल्व करेंगे ये। तो ग्रुप 2 रेडिकल्स में हम लेंगे कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ग्रुप रिएजेंट। क्या लिया जा रहा है? ग्रुप रिएजेंट, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या आप देख रहे हैं हमने एसिड की पावर बढ़ा दी? लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी इस ग्रुप को पहले टेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले डाइल्यूट एसिड बहुत आराम से, बहुत प्यार से निकाला जाता है। इन एसिडिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एकदम से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे, अगर डायरेक्ट कंसंट्रेटेड एसिड ऐड कर दिया तो सभी आ जाएंगे, देन आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करने पर कौन कौन से रेडिकल्स बाहर आ सकते हैं? देखिए इस ग्रुप में कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले सारे हैलाइड आयंस आएंगे, F-, Cl-, Br-, I- डिटेक्ट कर सकते हैं आप। देन नाइट्रेट, वेरी फेमस रेडिकल, नाइट्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। एंड आई मस्ट टेल यू दैट tetraborate, borate and metaborate can also be identified by this, okay? And oxalate, C2O4 2-, C2O4 2-। so ग्रुप 2 में ये सभी रेडिकल्स प्लेस किए गए हैं, ठीक है। अभी क्यों प्लेस किए गए हैं इसका भी रीजन है, ठीक है। ये भी पूरा अभी हम सोचेंगे, तब तक आप भी थोड़ा सोचिए, तब तक मैं आंसर्स का डेफिनेटली बता दूंगी अभी। लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ा सा अपना प्रेशर डालिए माइंड पर कि क्यों इनको इसमें प्लेस किया गया है। ऑल हैलाइड्स कैसे याद रखोगे? ऑल हैलाइड्स, नाइट्रेट्स एंड बोरोन के आयंस आप देख रहे हैं। यू नो टेट्राबोरिक एसिड, वेल टेट्राबोरिक एसिड का एनायन क्या है? टेट्राबोरेट आयन। H3BO3 यू नो ऑर्थोबोरिक एसिड का बोरेट आयन, एंड मेटाबोरिक एसिड HBO2 का बोरेट आयन। लेकिन इन तीनों आयंस की एक अच्छी बात यह है कि ये तीनों आयंस को जब भी हम टेस्ट करेंगे, कोई प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड करेंगे, तो ये हमेशा मेटाबोरेट आयंस के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। दे ऑलवेज प्रेसिपिटेटेड एज मेटाबोरेट्स। ये नोट पॉइंट लिख लीजिए, भूलना नहीं, दैट ऑल टाइप ऑफ बोरेट आयंस आर ऑलवेज प्रेसिपिटेटेड आउट इन फॉर्म ऑफ मेटाबोरेट्स, ठीक है। ऑक्सलेट आयन, बहुत ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है इधर। यहाँ पर ये एसिड्स, इनको किस तरह से जो है डिकम्पोज कर रहा है और कैसे वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो उसको अभी डिस्कशन करते हैं हम आगे। नाउ ये भी क्लासिफिकेशन देख लिया आपने, क्लास ए के रेडिकल्स किस तरह से प्लेस किए गए हैं। लेट अस कम टू क्लास बी रेडिकल्स। व्हाट आर क्लास बी रेडिकल्स? which do not give, which does not give any volatile gaseous product with HCl H2SO4। मतलब ये ऐसा हो गया कुछ कि भाई हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं, किसी को भी हमने लिया और ये हमने डाइल्यूट HCl H2SO4 ऐड किया, कंसंट्रेटेड ऐड कर लिया, थोड़ा पावरफुल एसिड डाल दिया, लेकिन ये तो बिल्कुल जो है नालायक की तरह पड़े हुए हैं, ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो रहे, ना ये डिकम्पोज हो रहे हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इट मीन्स इनको फिर कैसे बाहर निकाला जाएगा, ये कैसे प्रकट करेंगे हम इनको, ठीक है, वो एक देखने वाली सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए कि हमने HCl H2SO4 ऐड किया और कोई भी वॉलेटाइल गैसेस प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं हुआ आपके उस अननोन मिक्सचर में, तो 100% समझ जाइए कि पूरा क्लास ए एसिडिक रेडिकल्स एब्सेंट है उधर, ठीक है। लेकिन क्लास बी रेडिकल देन मे बी प्रेजेंट। 100% कोई तो एनायन होगा, क्योंकि सॉल्ट बिना एनायन के तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो क्लास बी में आते हैं हम। क्लास बी रेडिकल को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी देखेंगे कि अरे भाई ये कैसे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये एसिड से तो ये डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ी दूसरी केमिस्ट्री लगा लेते हैं, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। क्या यूज करेंगे आप? प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट एंड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाय रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली।
आप रेडॉक्स केमिस्ट्री लगाइए एंड प्रेसिपिटेटिंग केमिस्ट्री यूज करेंगे, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स, तो हम इस ग्रुप की रेडिकल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप 1 में वो रेडिकल्स आएंगे जो किसी प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट की हेल्प से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट कौन सा होगा वो अभी आगे देखेंगे, पर पहले रेडिकल्स तो देख लो। सल्फेट, फॉस्फेट, क्योंकि हमें पहले देखना है वो पत्थर जैसे कौन से रेडिकल्स हैं जो एसिड ClO में भी डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। सल्फेट, फॉस्फेट, एंड आई मस्ट टेल यू क्रोमेट एज वेल एज डाइक्रोमेट। ओके, क्रोमेट एज वेल एज डाइक्रोमेट। एंड ग्रुप टू में हमको जिन रेडिकल्स को दिया गया है उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ेगा, वो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट से भी बाहर नहीं आने वाले हैं। उनके लिए स्पेशल हम रिडॉक्स रिएक्शंस लगाएंगे, रिडॉक्स केमिस्ट्री लगेगी उधर। तो रिडॉक्स रिएक्शन से बाहर निकाले जाने वाले यानी कि उनको जाना है हमको, तो हम उनको पहचानेंगे किस कौन से रेडिकल्स हैं वो। MnO4- पर मैग्नेट आयन। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ ही चुके होंगे कि ये अभी हम किस तरफ जा रहे हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है डी ब्लॉक में कि MnO4, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम लेके आते हैं, अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स अवेलेबल है, उनको लेकर आते हैं तो ये डेफिनेटली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। यू नो कि MnO4 हैज पिंक कलर। पिंक कलर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में हम लेते हैं और अगर हम क्या लेकर आते हैं H2S गैस इसमें से पास करेंगे तो पिंक कलर के MnO4 का डिसअपियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये MnO4 है, इसमें परमैग्नेट आयन प्रेजेंट है। क्रोमेट येलो कलर, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्ट दिया है अगर, तो पोटेशियम क्रोमेट में भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आ जाइए, जिंक ऐड कर दीजिए, ठीक है, या फिर H2S फ्लो कर दीजिए, SO2 का रिएक्शन लगा दीजिए। पोटेशियम क्रोमेट येलो से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर से ग्रीन कलर क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा। तो कलर ऑब्जर्वेशन हमको मिल रहा है, और कलर ऑब्जर्वेशन सबसे पहली चीज है जो हमें सॉल्ट को एनालाइज करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है। 3 थिंग्स सॉल्ट पे कमांड बनानी है: हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, solubility of salt and third color। ये 3 सबसे हमारे जो है मैजिकल स्टिक्स हैं हमारे लिए, जिनसे हम उस अननोन सॉल्ट मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमने दोनों रख दिए, दोनों जगह रख दिए, दोनों जगह प्लेस किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। क्यों? क्या इन रिएजेंट्स को आप किसी प्रेसिपिटेटिंग इन एनायंस को हम किसी क्रोमेट या डाइक्रोमेट की बात कर रही हूं मैं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट को हम किसी प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने अगर बेरियम क्लोराइड ऐड किया तो BaCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो रेडिश ब्राउन कलर का Ag2Cr2O7 का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। एंड तो ये बहुत प्यारे रिएजेंट्स, बहुत प्यारे एनायंस हैं जिनको हम दोनों ही से मेथड से, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। Now, here I just want to add one question. See, F minus is basically हमको सिलेबस में नहीं है, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है इधर, ठीक है। तो फ्लोराइड को अगर आप ध्यान दें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के बाद, तो इन रेडिकल्स में उसका डिस्कशन यहाँ पे जरूर होना चाहिए। ये जो फ्लोराइड है ना, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पे ये हम सोचेंगे कि भाई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, तो F- से F2 लिबरेट कर देगा, बट नो, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इवन क्लोराइड
और कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, ग्रुप टेस्ट लगा रहे हैं क्योंकि ये तो क्या है, ग्रुप रिएजेंट है, और तब हम सोचे कि इससे क्लोरीन इवॉल्व होगी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको पता है कि यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज किया है, इट इज अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कई सारे एनायंस में ये हमको हेल्प करता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमको हेल्प करती है। हाउ? सी, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड हम जब जैसे ही ऐड करते हैं तो आपको मालूम है ना, ब्रोमाइड में ब्रोमीन किस में है, -1 में, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि सल्फर किस में आ रहा है, +6 में। तो ब्रोमाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या इवॉल्व करेगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन बनते ही रेडिश ब्राउन फ्यूम्स नजर आएंगे आपको, तो हमको इंडिकेट करेंगे कि मे बी ब्रोमाइड रेडिकल इज प्रेजेंट। तो इसने ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया ब्रोमीन में, ओके। और सिमिलरली I- को भी ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। तो यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि हमने जब यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो इसका जो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो हमको इन एसिडिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने में किस तरह से हेल्प कर रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि F- और Cl- से F2Cl2 नहीं बनता है। आपको पता होगा, जिन्होंने ये टेस्ट पहले से थोड़ा सा उनको मालूम है, तो आप जानते हैं कि Cl- और H2SO4 जैसे हम कंसंट्रेटेड ऐड करते हैं तो क्या इवॉल्व होता है, HCl के फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं, नॉट क्लोरीन, नॉट क्लोरीन एट ऑल। आर यू गेटिंग दिस? बहुत प्यारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्यों ये ऐसा बिहेवियर हमको देखने को मिल रहा है। इसका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यू नो, इन पीरियोडिक टेबल मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट, फ्लोरीन। एलिमेंटल फॉर्म में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। क्लोरीन इज इवन मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नंबर आता है किसका, कंसंट्रेटेड H2SO4 का, ओके। फिर आता है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। ये देखिए, सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी आपको कि क्यों ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर पाया। ब्रोमीन -1 से 0, आयोडीन -1 से 0 में आ गई, और यहाँ पर इसके आयोडीन के क्या मिलते हैं आपको, वॉयलेट कलर के फ्यूम्स मिलते हैं। ब्रोमीन आइडेंटिफाई हो गई रेडिश ब्राउन कलर से, लेकिन इससे क्या बनता है, क्लोराइड से HCl। इसको फिर हमें बहुत एक्स्ट्रा जतन करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है। HCl निकलता है तो उसके तो वो हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि कलरलेस फ्यूम्स है, लेकिन हाँ HCl कैसा है, एसिड है, तो उसकी चोकिंग स्मेल रही, ठीक है, गला से चोक लगेगा आपको कि चोक हो रहा है, एसिड है, एसिडिक वेपर्स आ रहे हैं बाहर, और उसको फिर हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई करते हैं। एक्वस अमोनिया की जो ग्लास रॉड है वो डिप करके अगर इसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे रखा हुआ है तो HCl और अमोनिया कंबाइन होके व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनाना शुरू कर देंगे अमोनियम क्लोराइड के, ओके। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा ना, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा हमें क्लियर हो रहा है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन हो रहा है, वॉयलेट वेपर्स तो क्लियर ये बिल्कुल किसके हैं, I2 के हैं। तो ये इस वजह से, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन आर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, और फ्लोरीन क्लोरीन बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एसिड है वो इन दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। और एक बहुत स्पेशल पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि फ्लोरीन F- को ऑक्सीडाइज करके F2 में कन्वर्ट करने की पावर एक कंपाउंड में है, XCO6 पर जेनेटाइम। जेनॉन नोबल गैस का एलिमेंट है ना ये, तो नोबल गैस ने कंपाउंड बनाया है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतनी पावरफुल है, तो यही है जो फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसमें, फ्लोरीन में। वेल, तो ये एडिशनल पॉइंट है, और ये जो ऑर्डर हमने लिखा है प्लीज नोट डाउन दिस बिकॉज ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आ चुका है। आर यू गेटिंग? सो ये क्लासिफिकेशन हुआ और इसी से रिलेटेड हमको रीजन भी समझ में आया कि क्यों इन रेडिकल्स को इस तरह से प्लेस किया गया है। Got it? इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से।
डन। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला पहले आपको कि 3 हमारे मैजिकल स्टिक्स हैं, सॉल्ट पे कमांड बनानी है। 3 मैजिकल स्टिक्स अपने हाथ में रखिए, हीटिंग इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड कलर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कमांड बनाएंगे इस पे। एनालिसिस के लिए जो वेट टेस्ट पे हम जाने वाले हैं, उस पर जाने से पहले हम हीटिंग इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी की मैजिक स्टिक को ही हाथ में लेते हैं, उन्हीं को समझते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट सबसे पहले किसका पढ़ना है बेटे? मेटल कार्बोनेट्स का, राइट। all metal carbonates on heating decomposes to give metal oxide and liberate what? Carbon dioxide। अब यहाँ पे जब मैंने कहा all metal carbonates, तो स्पेसिफाई मैं यहाँ करने चाहूंगी कि ये all metal बाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट्स। पीरियोडिक टेबल के जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, यूजुअली वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोज होके क्या बनाएंगे? मोर स्टेबल प्रोडक्ट में आएंगे, मेटल ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कर रहे हैं। CO2 यू नो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हमको बताई जाती है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बेराइटा वाटर मिल्की, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक ऑक्साइड है। यू नो कि CO2 को लिक्विफाई करके क्या बनाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है। अपने सभी फैमिलियर है ब्रिस्क एफर्वेसेंस से। सो दैट इज CO2। तो सभी मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड एंड CO2 बनाते हैं, एक्सेप्ट 4 विलेंस। 4 विलेंस कौन है? वो 4 विलेन पीरियोडिक टेबल के Na+, K+, Rb+ एंड CS+। एल्कली मेटल कार्बोनेट्स में ये 4 मेटल कार्बोनेट्स जो है, ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। क्यों? रीजन, ऐसा होता है तो ठीक है, बट हम ह्यूमन बीइंग है और हमारी आदत है रीजन फाइंड करने की। तो ये रीजन हमें पता होना चाहिए। यू नो दैट दीज एल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर मोस्ट बेसिक कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड मोर बेसिक द मेटल इज, मोर इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट। उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है। बड़ा कैटायन, बड़ा एनायन। हैंड शेकिंग बराबर वालों में हो रही है, बिल्कुल पक्की हैंड शेकिंग होगी, कोई इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, हाँ, अगर हम उसको तोड़ने पे आ गए, हीट ही कर रहे हैं, रेड हॉट तक हीट कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा, अबव 800 डिग्री सेल्सियस, तो फिर वे भी डिकम्पोज हो जाते हैं। बट जो नॉर्मल टेम्परेचर कहा जा रहा है 800 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतना कोई कम नहीं है। ठीक है, तो ये तब स्टेबल रहते हैं। लेकिन अदर मेटल कार्बोनेट्स पीरियोडिक टेबल में सभी डिकम्पोज हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड एंड लिबरेट्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब इसी फैमिली में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब इसी फैमिली में एक इस पूरे एल्कली मेटल में आपको नजर आ रहा है 6 मेटल्स है ना, उसमें से जो 1 2 3 4 5 एक तो हमने निकाल ही दिया, फ्रैंशियम, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। लिथियम जो है, जो इस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है, जो सबसे शैतान है, वो सारे रूल्स ब्रेक करता है फैमिली के। ओके, जैसे कि हर घर में छोटा जो मेंबर है, सबसे छोटा बच्चा, घर में उसके जो है, उसके लिए थोड़े से रूल्स लाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट इस रूल को ब्रेक करता हुआ डिकम्पोज हो रहा है, पीरियोडिक टेबल के अदर मेटल कार्बोनेट से की तरह डिकम्पोज होगा, एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट? Li2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या बनाया उसने? मेटल ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी रीजन है, इसका रीजन क्या है? दैट लिथियम कैसा है? छोटा बच्चा है, फैमिली का छोटा बच्चा है। आप देख रहे हैं, स्मॉल कैटायन व्हेन कंबाइंस विद दिस लार्ज बिगर एनायन, फजान्स रूल एप्लीकेबल हो रहा है इधर। दिस स्मॉल साइज कैटायन स्टार्ट पोलराइजिंग दिस बिगर साइज एनायन, एंड एज अ रिजल्ट ये जो इसका आयनिक क्लाउड है, ये क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट होने की वजह से इस कंपाउंड में सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा।
तो ये सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, ये इसमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हमको पता है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए ये डिकम्पोज हो रहा है। भाई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हमने 10 kg का बैग पकड़ा दिया तो कितनी देर पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा, उसमें से छोटा सा कुछ अपना टॉय निकाल लेगा और चलता बनेगा। तो देखो उसने अपना टॉय निकाल लिया, क्या? ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग? तो उसने अपना मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया, लिथियम। छोटा बच्चा छोटे ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन हो गया और स्टेबल उसने लिथियम ऑक्साइड बना लिया और CO2 लिबरेट कर दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। अब इसमें कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, इस थोड़ा सा अलग बिहेवियर। हमारे पास कि Ag+Ag2CO3 को देखिए, Hg2CO3 को देखिए, इनका हीटिंग इफेक्ट, ये भी कार्बोनेट्स हैं, इनका हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। अब क्या ये CO2 लिबरेट नहीं करेंगे? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे। ये CO2 तो लिबरेट करना ही है, उसका एक्सेप्शन सिर्फ ये 4 हैं जो CO2 लिबरेट नहीं करते हैं। लेकिन ये बेचारे ने मेटेलिक फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड नहीं बना पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्होंने लिबरेट कर दिया, बट दे कैन नॉट फॉर्म इवन मेटल ऑक्साइड। डिकम्पोज तो इनको होना ही है, और हमको देखने में लग रहा है ना कि ये कितने ज्यादा अनस्टेबल होंगे। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, वेरी लेस स्टेबल। लिथियम ने तो फिर भी अपना मोनोऑक्साइड बना लिया, बट इन्होंने मोनोऑक्साइड भी नहीं बना पाया, और ये डिकम्पोज होके अपनी मोस्ट मेटेलिक फॉर्म में आ गए, मोस्ट स्टेबल है जो। ठीक है, क्यों? सिल्वर +1 में है, देख रहे हैं आप, +1 से कहाँ आ रहा है? 0। मर्क्यूरी किस में है? मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी इधर क्या आ रहा है? +2। तो और ये +2 से रिड्यूस होके जल्दी से कहाँ पर आ चुका है? ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने का इसका सबका रीजन है, यहाँ पे ये आ रहा है क्या? दीज आर PNG cations, pseudo noble gas configuration cations. What are pseudo noble gas configuration cations? PNG cations which has 18 electron system in their outermost shell. आपको पता है सिल्वर Ag+, Hg+2, Pb+2, these are PNG cations जिनके outermost shell में 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, and as a result they pretend to be stable, pseudo noble gas, pseudo means false, तो उस तरह से स्टेबिलिटी शो करते हैं ये, इसलिए इनकी कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे वीक होती है। सो दैट्स व्हाई ये जब भी कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो बहुत अनस्टेबल होगा, इसलिए जब हम इनको हीट करते हैं तो ये फिर मेटल ऑक्साइड भी नहीं बनाते, अपने मेटेलिक फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो तब हमें हिंट दी रहेगी कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, ओके, व्हाइट कलर कंपाउंड है, उसको हीट करने पर मेटेलिक रेसिड्यू बन रहा है, एंड अ गैस इज लिबरेटिंग विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो मेटेलिक रेसिड्यू बन रहा है, 100% श्योर हो जाइए कि सिल्वर मरकरी में से कोई होगा। ठीक है, सिल्वर मरकरी का कार्बोनेट हो सकता है ये। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट केस पर। देखो व्हाइट लेड का हीटिंग इफेक्ट दिखाती हूँ मैं आपको, PbCO3.PbOH होल्ड ट्वाइस। इट इज नोन एज बेसिक लेड कार्बोनेट। बेसिक लेड कार्बोनेट, व्हाइट लेड भी बोलते हैं इसको, व्हाइट कलर कंपाउंड है, हीट करने पर रेड कलर का कंपाउंड देता है। दिस इज रेड लेड, दिस इज व्हाट? रेड लेड। इट इवॉल्व्स CO + CO2 + वाटर। कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन की पहली लाइन आपको दी जाएगी, ए व्हाइट कलर कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स ए रेड कलर कंपाउंड and evolves a gas B which burns with blue flame and evolves a gas C which turns lime water milky and a neutral oxide। समझ रहे हैं आप? वाटर को कितनी स्मार्टली उन्होंने बोला न्यूट्रल ऑक्साइड, जिससे आप उसको पहचान नहीं पाए, बट वो न्यूट्रल ऑक्साइड इज व्हाट? दिस इज वाटर। ठीक है, तो ये व्हाइट लेड का हीटिंग इफेक्ट है, और इसको आपको ध्यान रखना है। रेड लेड Pb3O4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड बाय हाउसवाइफ्स एज कुमकुम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमकुम। आप सभी फैमिलियर है, देखा है आपने घर में। तो ये रेड लेड है, ओके। एंड अगर सिर्फ लेड कार्बोनेट को हीट किया जाता है, PbCO3 को हीट करते हैं, तो बाइवेलेंट है ना। देखो लेड क्या है? बाइवेलेंट मेटल। तो बाइवेलेंट मेटल है, डिकम्पोज होगी क्या बनाएगा? PbO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।
अब इस पीबीओ की एक स्पेशल क्वालिटी है, देखो मैं इस रिएक्शन को यहाँ मेंशन कर रही हूँ, इतने सारे उसमें से मैंने पिक किए हैं, तो ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस है। ये जो पीबीओ है, ये जब हमने हीट किया तो डेफिनेटली ये गर्म रहेगा। जब ये गर्म रहेगा तो इसका कलर होता है रेड, ओके, एंड इन दैट फॉर्म इट इज नोन एज लिथार्ज। इसको क्या बोलते हैं? लिथार्ज। एंड व्हेन इट गेट्स कूल्ड, ओके, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये येलो कलर एक्वायर कर लेता है, और जब ये येलो कलर एक्वायर करता है देन इट इज कॉल्ड मेसिकॉन। दो फॉर्म्स हैं लेड ऑक्साइड के, हमको दो फॉर्म्स मिल रहे हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोल सकते हैं हम इनको, जो कलर चेंज के साथ मिल रहे हैं। एक रेड है और एक कैसा है? येलो है। लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लिथार्ज में और इसमें। सी, रेड लेड इज Pb3O4, ओके, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। और एक अच्छी बात इसको देख लें, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब इसमें आपसे भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली तो क्या करोगे? कुछ गड़बड़ नहीं कर देना। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ PbO.PbO2, ओके, PbO.PbO2 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लेड +2 में भी है और +4 में भी है। आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, +2 एज वेल एज +4। अच्छा बताओ, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेड के लिए मोर स्टेबल होती है? अभी मैं सुन तो नहीं पा रही हूँ, बट मुझे पता है कि ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपको मालूम है कि इसमें लेड +2 में मोर स्टेबल रहेगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये स्पेशल हीटिंग इफेक्ट हो गया। और इसमें एक लास्ट कंपाउंड यहाँ पे डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूंगी, एंड दैट इज जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ZnO। देखिए, जिंक कार्बोनेट का जिक्र क्यों किया गया है यहाँ पर? Zn, जिंक के पहली बात, यहाँ से जिंक आ गया तो एक बहुत हमारे लिए कुछ काम इजी हो जाता है। जिंक के सभी कंपाउंड्स का कलर व्हाइट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ कलर याद करते जाना है, ठीक है? जिंक के सभी कंपाउंड्स का कलर व्हाइट होता है। व्हाट इज रीजन? बिकॉज Zn+2 इज ऑल्सो PNG कैटायन। ये एक PNG कैटायन भी है। और दूसरी बात कि ये एक 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D10-4s0, ओके। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो D10 हो गया। नाउ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई जिंक कंपाउंड्स आर ऑलवेज व्हाइट। लेकिन जब इस जिंक ऑक्साइड को, ये जिंक ऑक्साइड जब बना है हीट करने पर, तो जिंक ऑक्साइड कैसा है? येलो कलर का हमको नजर आता है। इट इज येलो कलर्ड, एंड व्हेन इट इज हॉट, it is yellow colored when it is hot, and when it cools down then again it is white. अब इसको कुछ और नहीं कहते, ये है जिंक ऑक्साइड ही। और जिंक ऑक्साइड आपको पता है ना, जिंक ऑक्साइड कहाँ यूज होता है? सब जानते हैं, आपके आसपास ही है जिंक ऑक्साइड। टेल्कम पाउडर में, टेल्कम पाउडर आप लगाते हैं तो पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर है, कोई भी जो आपकी चॉइस का है, उसमें क्या प्रेजेंट है? जिंक ऑक्साइड। वाई इसको टेल्कम पाउडर में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी कवरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, स्किन पर बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये। जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं उसका जो व्हाइट कलर है, जिंक ऑक्साइड इज देयर। जितनी भी मेडिसिन हैं, व्हाइट कलर के जो मेडिसिनल क्रीम्स आती हैं, उनमें भी जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जिंक ऑक्साइड ZnO इज अ व्हाइट पिगमेंट, इट इज यूज्ड एज अ व्हाइट पिगमेंट फॉर ऑयल पेंट्स ऑल्सो, ओके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें पता चला। और यहाँ पर लेकिन ये येलो कलर का क्यों हो रहा है? इसका रीजन सॉलिड स्टेट से आता है। इसकी क्रिस्टल लैटिस में जब हम हीट कर रहे हैं इसको, कोई ऐसा नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं जिंक पे। यहाँ पर ये इसलिए होता है कलर, क्योंकि हीट करने पर इसके क्रिस्टल लैटिस में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। कुछ आयंस एफ सेंटर डिफेक्ट, जिसमें कुछ आयंस अपनी प्लेस छोड़कर वैकेंट स्पेस में चले जाते हैं ऑन हीटिंग, एंड उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो एक ट्रांजिशन हो रहा है आयंस का, दैट्स व्हाई गेन कलर, ओके। विजिबल रेंज में हमें वो ट्रांजिशन नजर आता है। और जब ये कूल डाउन होता है तो फिर से व्हाइट हो रहा है, क्योंकि वो
एनर्जी का लॉस हुआ और आयंस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं, देन देयर इज नो डिफेक्ट। ओके, सो ये भी एक स्पेशल, इसका रीजन भी पूछा जा सकता है कभी। तो कभी हमें कहा एक व्हाइट कलर कंपाउंड है जिसको हीट कर रहे हैं, ऑन हीटिंग इट चेंजेस टू अ येलो कलर कंपाउंड, व्हेन हॉट एंड ऑन कोल्ड इट चेंजेस टू व्हाइट। तो 100% क्लियर हो गया कि वो जिंक कार्बोनेट है, और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑल carbonates. Okay.